Hello and welcome to join my class. In previous section, ninth class, chapter 5 NCERT, we discussed nucleus of the cell. Today we have got another topic, cytoplasm and cell organelles. We will discuss these topics today. And first of all, I am starting with cytoplasm. Dear students, the region of the cell between nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. कैमरे को आगे लेके आए। इसमें देखिए यहाँ पर एक हमने सेल बनाया है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस एंड the region between nucleus and cell membrane is known as cytoplasm, and most of the cell organelles lies in the cytoplasm. This region takes very little strain. The cytoplasm is a fluid content inside it is many specialized organelles like our body. जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं, शारीरिक अंग हैं, उसी प्रकार से सेल्स में भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, लाइफ फंक्शंस हैं, उसको कंटिन्यू करने के लिए सेल्स में क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं. These cell organelles from different types of activities. As earlier discussed, the cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. In case of prokaryotic cells, for example, cells of bacteria, the nuclear material, the nucleus is absent, the genetic material lies free in the cytoplasm and it is termed as nucleoid. उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है फ्री साइटोप्लाज्म में होता है. उन सेल्स को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल. उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते. यूकैरियोटिक सेल्स में ये जो हम आज ऑर्गेनल्स डिस्कस करने वाले हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं यूकैरियोटिक सेल में, इसलिए उस सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. और साइटोप्लाज्म को जब स्टेन किया जाता है, यानी कि इसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए स्टेन करते हैं, ये बहुत कम स्टेन पकड़ता है. हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आइए हम पहले इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं. हम यहाँ देखेंगे न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक जब हम सेल को स्टडी करते हैं तो इस तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is large network of membrane bound tubes and sheets. It look like a long tube or round oblong bags. यहाँ दिखाई देंगे इस तरह के, ठीक है. एंड ER मेम्ब्रेन इज ऑफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन की ही बनी हुई है. If you will see, you will observe that small granules, जैसे इसमें चीजें आपको दिखाई देंगी, ये होते हैं राइबोसोम्स. ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर, आगे हैं, राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जो ये दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम है. और जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें राइबोसोम्स भी हैं, सोम्स, ठीक है. और यहां पर एक, इस पे इधर को भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स नहीं है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Ribosomes, as mentioned earlier, are a site of protein synthesis. The manufactured proteins are sent to various places in the cell depending upon the need
यूजिंग ईआर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बनाता है सेल का। जो यहाँ प्रोटीन्स बनते हैं वो वेरियस सेल पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे उनकी जहां जहां यूज होती है। सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो भी इसमें कुछ लिपिड फॉर्मेशन के लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लिपिड और प्रोटीन यहाँ पर बनती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन सिंथेसिस में यूज की जाती है। द सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज बायोजेनेसिस। उसको बायोजेनेसिस बोलते हैं। ER serve as a channel for transport of materials between various regions of cytoplasm. ER also function as cytoplasmic framework, providing a surface for the biochemical activities of the cell. गोल्जाई apparatus आगे आए। डियर स्टूडेंट्स, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये गोल्जाई apparatus है। गोल्जाई apparatus इस तरह का दिखाई देता है जब इसको जो है हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं। इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जाई, कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्न। इसके ये जो स्टॉक्स हैं इनको सिस्टर्न बोलते हैं। इसके आसपास सिक्रीटरी वेसिकल्स भी होते हैं। These membranes often have constriction with membrane of ER. Therefore, it form a complex membrane system. ये complex membrane system बनाता है। Material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets through the Golgi apparatus. ये मेनली जो कंसर्न है Golgi apparatus ये पैकिंग और डिस्पैचिंग के काम करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इट फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज मॉडिफिकेशन। ये मटेरियल्स को मॉडिफाई भी करता है और इसमें मटेरियल स्टोर भी होते हैं और इसमें वेसिकल्स भी बनते हैं छोटे छोटे। कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। एक और फंक्शन है इसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर भी यहाँ पर बनती है, सिंपल शुगर से चेंज होती है कॉम्प्लेक्स शुगर में। इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम बनाने में भी इसका एक मेन रोल रहता है। तो ये था गोल्जाई एपरेटस। अगला है हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर आप डियर स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP विच इज हाई एनर्जी मोलिक्यूल। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो काम है ये सेल के अंदर है, नए कंपाउंड के बनने फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के रूप ये एनर्जी प्रोवाइड करता है वहाँ पे। दूसरी बात है कि जितना भी मैकेनिकल वर्क होता है सेल का वो ATP को एक्सपेंड करके यूज करके होता है। तो ये फंक्शन है ATP का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ATP, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria is a double membrane structure. It has two membrane. One is inner membrane, another is outer membrane. ठीक है? And inner side of mitochondria is folded into cristae. Mitochondria contain mitochondrial DNA. That's why mitochondria is known as semi-autonomous organelle, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। और जो अगला सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ना है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड, डियर स्टूडेंट, प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप।
One is leucoplast, other is chromoplast. Leucoplasts are colorless and chromoplasts are colored. एक क्रोमोप्लास्ट में से जिन क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देखिए, क्लोरोप्लास्ट ऐसे राउंडेड शेप की होती है। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का, तो जो यहाँ पर आपको ये मेम्ब्रेन्स दिखेंगी, इन मेम्ब्रेन को कहते हैं थाइलाकॉइड। इन मेम्ब्रेन को कहते हैं थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड जो है एक के ऊपर फोल्डेड होती हैं। इस पूरे के पूरे पैच को बोलते हैं, पूरी की पूरी इनकी जो एक ये बनता है एक पैच सा, इसको कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, ग्रेनम आर अटैच टू ईच अदर। ये जो ग्रेनम होते हैं ये अटैच होते हैं एक दूसरे से, और इनसे ये अटैच होते हैं, इसको कहते हैं हम लेमेला। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की कैविटी को स्टोमा बोलते हैं। कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्टोमा। ठीक है, इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन इट्स ओन डीएनए। इट हैज इट्स ओन डीएनए। तो अगली बात की थी हमने ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जो ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस होती है, मेनली कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक स्टार्च, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, ये सब कुछ उसमें स्टोर होता है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तीसरा टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। जो वैक्यूल होते हैं वो स्टोरेज सैक होते हैं इस तरह के, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। वैक्यूल स्टोरेज सैक है ये। इसमें नॉर्मली क्या मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। कई बार ये देखा गया है प्लांट सेल में जो 50 से 90% जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अगला टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। आइए पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। लाइसोसोम में बाहर जो है ग्लाइकोलेटेड मेम्ब्रेन होती है, बीच में लिपिड लेयर है, इस प्रकार की इसकी मेम्ब्रेन रहती है, और अंदर इसके जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो इसका जो मेन काम है, कोई वर्न आउट सेल ऑर्गेनल है या कोई फॉरेन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्पफुल है। मेनली इसका जो डाइजेशन का जो कंसर्न है वो है फूड डाइजेशन या ओल्ड ऑर्गेनल्स या ब्रोकन डाउन कोई पार्ट है सेल का। लाइसोसोम डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम जो है बर्स्ट हो जाते हैं, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। एंजाइम अपने ही सेल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। इसलिए लाइसोसोम्स को जो है क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। डियर स्टूडेंट्स, इन सीरीज ऑफ क्लास में हमने पढ़ा सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सेल के स्ट्रक्चर भी पढ़े और टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़े। तो डियर स्टूडेंट, सेल इज ए structural as well as functional unit of life, and cell forms basis of life, all life on this earth. I hope आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।